नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। गुज़श्ता दिनों आपने एक व्लॉग मुलाजा किया था जिसमें यह बताया गया था कि स्वीडन की हुकूमत मुस्तकिल वीज़े के लिए स्वीडिश ज़बान और स्वीडन की सकाफ़त का जो टेस्ट लेने का जो है वो प्लान बना रही है। और इस हवाले से बहुत से सवालात आए थे जिसमें बहुत से लोग जो है वो तमाम तर तफसीलात जो है वो जानना चाहते थे। तो मैंने वो तमाम तर तफसीलात जो हैं उनके नोट्स बनाए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि तमाम सूरत हाल जो है वो आप पर जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। ये जो तजवीज़ स्वीडिश पार्लियामेंट में आई है, स्वीडन की ग्रीन पार्टी ने इसकी मुखालफत की है उनके ख्याल में कि इससे इंटीग्रेशन जो है वो कम होगी, जबकि जो स्वीडिश डेमोक्रेट है SD वो तो चाहते हैं कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो नाफिज किया जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है कि क्या ये सरकारी तौर पर कानून बन गया है। तो इसका जवाब यह है कि अभी ये सरकारी कानून नहीं बना, अभी इसके बहुत से मराहल हैं। ये बुनियादी तौर पे जो एक इंक्वायरी कमेटी थी उसने ये तजवीज़ पेश की है कि स्वीडन की मुस्तकिल रिहाइश के लिए स्वीडिश ज़बान और सकाफ़त और यहाँ की जो समाज है इसके हवाले से जो है वो टेस्ट लिया जाए। उन्होंने जो तजवीज़ पेश की है, अब जो बाकी इससे मुतल्लिक़ा इदारे हैं, तंजीमें हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, कम्यून्स हैं, उन सब से जो है वो मशवरा लिया जाएगा और वो अपने जवाब जो हैं वो जमा करवाएंगे और उनके जवाब जो होंगे वो सिर्फ़ उनका मशवरा होगा। तो उसके बाद फिर ये जब सारा मसवदा बन जाएगा तो फिर जो स्वीडिश काउंसिल जो है वो कानून साजी के हवाले से जो काम करती है उसको वो देखेगी और उसके बाद उसको वो फाइनल उसकी सूरत हाल बना के स्वीडिश पार्लियामेंट को भेजेगी और फिर स्वीडन की पार्लियामेंट जो है जब इसको मंजूर करेगी तो तब ये कानून बनेगा। तो अभी तक ये कानून नहीं बना। अब सवाल यह है कि ये कानून कब तक मंजूर हो जाएगा। तो पहली तो चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया इसमें लंबा प्रोसेस है और जो इसकी तारीख भी उन्होंने दी है अमल की वो 2027 है, यानी 4 साल का उन्होंने रखा है। कानून ये बन जाएगा, इसमें 3 साल लगें 4 साल लगें, लेकिन ये कानून बनना ही बनना है। उसकी वजह इस वक्त जो हुकूमत में 4 जमातें हैं वो इसकी सपोर्ट में हैं, वो चाहते हैं कि ये हो जाए। और हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात, बल्कि स्वीडन की सबसे बड़ी जमात जो सोशल डेमोक्रेट्स है, उन्होंने अपने दौर में ये तजवीज़ पेश की थी, वो भी इसके हामी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की तकरीबन 75% जो जमातें हैं या वोट हैं वो इसके हक़ में हैं, इसलिए ये हो जाएगा। और ये जो हुकूमत है इनकी ख्वाहिश ये है कि जो अगले इंतखाबात स्वीडन में होने हैं 13 सितंबर 2026 को, उससे पहले ये मंजूर करवा लें ताकि ये इंतखाबात में जाएं तो ये एक ले के जाएँ कि देखें जनाब हमने ये कहा था और हमने ये कर दिया है, और अपने वोटरों को जो है वो मुतमईन कर सकें। और फिर उसका सवाल ये कि ये कब से नाफिज होगा। तो जैसा कि अभी हुकूमती इंक्वायरी कमेटी ने जो बताया है कि ये 1 जुलाई 2027 से ये नाफिज होगा। हालांकि इस पे जो इमिग्रेशन की वज़ीर हैं मारिया मेल्मर सेनरगार्ड, उन्होंने जो अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा देखें जी इतनी देर लग जाएगी, लेकिन जो प्रोसेस है ये वाकई लंबा है। स्वीडन में कानून साजी का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर जब कानून बन जाता है फिर उस पर अमल होता है, फिर उस पर जो है वो कोई इधर उधर से ले तो लाल नहीं होते। जिन्होंने मुखालफत की होती है वो भी फिर उस कानून को उसी तरह मानते हैं जिस तरह के इसके हामी होते हैं। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसका तरीक़ाकार होगा कि इसके लिए 2 जो हैं वो टेस्ट जो है वो देने होंगे, और ये टेस्ट जो हैं 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उन्हें ये टेस्ट देने होंगे। जो 18 से छोटे हैं वो उससे मुस्तस्ना हैं, जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, और वो लोग जिनको ख़ुसूसी तौर पर स्वीडन ने पनाह दी है, जो कोटा के पनाह गज़ीन है जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आते हैं, वो भी जो है वो इससे उनको इस्तिस्ना दिया जा सकता है। या जिनको कोई जिस्मानी ज़हनी मसला हो या जो बिल्कुल ना पढ़ लिख सकते हों या संगीन किस्म की जिनकी कुछ सेहत की सूरत हाल हो, उनको जो है वो जो फैसला किया जा सकता है कि उनको शायद ये ना करना पड़े। अब इसके लिए
जो लोग यूरोप के बाहर से आ रहे हैं उनको ये देना होगा। जो यूरोपीय यूनियन के शहरी हैं या उनके शहरियों के साथ जो जिनको वीज़ा यहाँ पे मिला है वो इससे जो है वो एग्जेम्प्ट होंगे। तो इसमें यूरोपीय यूनियन के बाहर से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए देना होगा। जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंटशिप है उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं। जिनके पास इस वक्त आर्जी जो है वो वीज़ा है और उन्होंने मुस्तकिल वीज़े का अप्लाई करना है और होपफुली वो 2027 से पहले PR ले लें तो उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो भी इससे जो है निकल जाएंगे। इम्कान यही है कि 2027 के बाद अगर किसी ने PR के लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना है तब उसको देना होगा। और ये टेस्ट जो हैं ये कितने होंगे और इसकी फ़ीस कितनी है? तो ये 2 टेस्ट होंगे और ये मुफ्त नहीं होंगे, आपको फ़ी देना होगी। और दोनों टेस्ट जो हैं वो कंप्यूटर पे होंगे, जैसे यहाँ पे ड्राइविंग की थ्योरी का टेस्ट होता है, बल्कि जहाँ पे ड्राइविंग की थ्योरी के लिए टेस्ट देने जाते हैं वहीं जो है वो स्वीडिश ज़बान और कल्चर का टेस्ट होगा। गवर्नमेंट उसी जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो दफ्तर हैं उन्हीं को इस्तेमाल करेगी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे थ्योरी का टेस्ट दिया है उनको अंदाज़ा है ये भी उसी तरह का होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, 4 जवाब होंगे, आपने उनमें से एक जवाब जो है वो उसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। और इसमें जो फीस है एक टेस्ट की 700 क्रोन है, यानी स्वीडिश ज़बान वाले की 700, कुल जो है वो 1400 क्रोन जो है वो फीस दोनों की जो है वो आपको देना होगी। और इसमें यह है कि अगर आप किसी वजह से फेल हो जाएं तो आप दोबारा दे सकते हैं, उसमें फिर आपको दोबारा फीस देना पड़ेगी दोबारा। जैसे थ्योरी का टेस्ट है बिल्कुल उसी तरह से समझे जैसे ड्राइविंग की थ्योरी का। बाकी मुश्किल रिहाइश के लिए वीज़े के लिए जो फ़ीस है वो 2000 क्रोन आपने देना होती है, तो उसमें 1400 और डाल लें तो इसका मतलब कि 3400 स्वीडिश क्रोन आपको देने पड़ेंगे स्वीडन की सिटीज़नशिप नहीं अपना मुस्तकिल वीज़ा लेने के लिए। तो 3400 कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है जिससे आपको स्वीडन में मुस्तकिल रहने की इजाज़त मिल जाए। अच्छा, इसमें वो लोग पूछते हैं कि स्वीडिश का कितना लेवल होना चाहिए। तो स्वीडिश एक्चुअली जो उन्होंने टेस्ट करनी है वो आम फैम रोज़मर्रा की जो बातचीत है उसको आप समझ सके, उसका जवाब दे सके। आप ख़रीदारी के लिए आप जा रहे हैं, आपने किसी से रास्ता पूछना है, आपने सफ़र करना है या आपने जॉब पे जाना है, तो ये C लेवल की जो SFE में होती है ना स्वीडिश, उसके तौर पे वो पूछेंगे। वो इसमें कोई लंबी चौड़ी आपने कोई लिखना या वहाँ पे बात करना वो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में आपने यस नो करना है तो इसमें तो वैसे ही 25% चांस होता है वैसे ही आदमी पास कर जाए, क्योंकि 4 में से आपने एक को क्लिक करना होता है। और बाकी जो स्वीडिश सोसाइटी है इसके बारे में भी है कि यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं, जमहूरियत के बारे में, निज़ाम कैसे चलता है मुल्क का, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। अभी इसके बारे में कोई ऐसी किताब नहीं बनी जो टेक्स्ट बुक या कोई इसकी हैंडबुक नहीं है, लेकिन हो सकता है ये बाद में कुछ ऐसा सिलसिला आ जाए। लेकिन बुनियादी तौर पे वो ये जानना चाहते हैं कि जो बंदा स्वीडन में रह रहा है वो उसको थोड़ी बहुत स्वीडिश आती है कि नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रैवल कर रहा है, उसके पास स्वीडिश पासपोर्ट है, उसको एयरपोर्ट पे पूछ लेते हैं आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपने वहाँ कितने दिन रहना है, आपके साथ कोई और है, आपके पास एक्सपेंसेस हैं, आप स्वीडन में आप क्या करते हैं, किस जगह पे रहते हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब तो आने चाहिए। यहाँ पे अलमिया है कि लोग 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं और उनको स्वीडन के शहरों के नाम तक सही तरह से नहीं आते। मतलब अब ये भी तो अलमिया है ना, और यहाँ की वो रोज़मर्रा जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझते। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें कई लोग पूछते हैं कि हमने SFE अगर की है तो क्या SFE का सर्टिफिकेट दे सकेंगे और हमें लैंग्वेज का टेस्ट ना देना पड़े। तो SFE का सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड नहीं है। आपने SFE की है या नहीं की, टेस्ट का इससे ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने नहीं भी की आप प्रूव कर जाते हैं, उसको पास कर जाते हैं तो आप कर जाएं। तो ये अलग से जो है वो टेस्ट होगा और इसमें आप जितनी मर्जी मरतबा दे सकते हैं, अगर फेल हो जाएं दोबारा फीस जमा करवा के दे सकते हैं। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो चीज़ है इसमें 4 साल का अरसा है और जो लोग आज आए हैं उनके लिए भी 4 साल है। 4 सालों में बंदा इतनी ज़ुबान सीख लेता है, बल्कि सीखनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ पे कहता हूँ कि आप इस चीज़ को मत सोचें कि गवर्नमेंट प्रेशर दे रही है ज़ुबान सीखने को। कोई भी बंदा अगर किसी मुल्क में रह रहा है, अगर उसको वहाँ की ज़ुबान नहीं आती वो उस मुआशरे में कैसे रह सकता है, वो
काम कैसे कर सकता है, उसके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, उसने सफ़र करना है। किसी जगह पे कोई स्वीडिश में लिखा कि ये जो है वो ख़तरनाक इलाका है, इससे आप आगे नहीं जा सकते। या आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अकेले बैठे, अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन ने आगे नहीं जाना, सब मुसाफिर उतर जाएं, आप उस डब्बे में खाली हैं, अकेले बैठे हैं, डब्बा खाली है, तो क्या करेंगे? तो ये इसमें कोशिश करनी चाहिए और ये कोई मुश्किल नहीं है। लोगों ने 6-6 महीने साल में बहुत अच्छी ज़ुबान सीखी है, कल्चर के बारे में सीखा है और पता होना चाहिए। जो उम्मीद है कि इस व्लॉग से वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी और जो इस टेस्ट के हवाले से लोगों के जहन में थी। जैसे जैसे और नई इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ। दुआओं में याद रखिए और आपसे मुलाकात होगी किसी अगले व्लॉग में।